11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तरफ से कुछ बच्चों से सूचना मिली है कि बहुत जल्दी आपके एनुअल फरवरी फर्स्ट वीक में होने वाले हैं, मोस्टली आईएससी बच्चों की। तो हमारे पास बचता है बचा हुआ दिसंबर प्लस जनवरी, और इसमें भी आपके रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी वक्त चाहिए। इसका मतलब अब आपके पास डेली वीडियो आएंगी। काम उतना ही होगा जितना आप कर सकते हो, पर लापरवाही जरा से भी नहीं चलेगी। अगला चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है। हैंड टू हैंड नोट्स बना के व्हाट्सएप पर डालते रहो, न्यूमेरिकल्स पूछते रहो, लगातार आपको काम करना पड़ेगा। अब से आपकी लापरवाही अगर हो जाती है तो फिर वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए वक्त के साथ चलते रहें। राइट द नेक्स्ट हेडिंग फिजिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी हम फ्लूइड की बात नहीं करेंगे। फ्लूइड यानी कि लिक्विड एंड गैस, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, कि जब इसकी बात शुरू हो जाएगी तो वो तो वक्त ही निराला होगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में बताया था। घुमा लो पर उसका शेप जरा सी भी चेंज ना हो जाए। उसके जो पार्टिकल्स बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स है। पूरी बॉडी चली जाए पर उन एटम्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो। रिजिड बॉडी। वास्तव में रिजिड बॉडी कोई नहीं होती। ठीक है, आप कोई लोहे का गोला किसी खांचे में फंसने से बाल बाल बच रहा हो तो एक धक्का में ढंग अंदर घुस जाता है। इसका मतलब वो कंप्रेस हुआ। ओके। एक स्टील की बॉल को फर्श पर पाउडर बिछा के धीरे से रखो, उठाओ तो उस पाउडर का एक डॉट लग जाएगा। परंतु उसी स्टील की बॉल को अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ते हो, टन फिर कैच कर लेते हो एक टप्पा खाने के बाद, तो वहाँ डॉट नहीं लगता, वहाँ धब्बा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है जरा सा। ये भी इस बात का सबूत है कि वो थोड़ी देर के लिए कंप्रेस हुई थी। कोई बॉडी संसार में ऐसी है ही नहीं जो कंप्रेस ना होती हो। ओके प्यारे बच्चों, तो वो फोर्स जो बॉडी को कंप्रेस कर दे, या आप ऐसे समझिए एक बॉडी रखी है, हमने उस पर फोर्स लगाया, वो चल पड़ी। ठीक है। एक बॉडी रखी है, हमने उस पर टॉर्क लगाया, वो घूम पड़ी। ठीक है। अब हमने क्या करा, ऐसा इंतजाम करा कि बॉडी नाइदर बी फ्री टू मूव नॉर फ्री टू रोटेट। नाउ ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, मूव कर नहीं सकती, रोटेट कर नहीं सकती, और फोर्स लगा रखा है। जब वो मूव नहीं कर रही है, टॉर्क रोटेट नहीं कर रही है, तो उस फोर्स को कैंसिल कौन करेगा? कैंसिल तो पक्का करेगा। अगर नहीं करने हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता, वो तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब किसी ना किसी ने तो कैंसिल कर रखा है। वो कैंसिल करने वाला फोर्स कहां से आ रहा है? प्यारे बच्चों, उस बॉडी के एटम्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, जो फिक्स डिस्टेंस है, वो चेंज हो चुकी है। अब वो वापस आना चाह रही है, फोर्स लगा रही है वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल शेप रिगेन करने के लिए। वो हमारे फोर्स को बैलेंस कर रही है। अगर हम अपना फोर्स हटा लेंगे तो इस फोर्स के कारण वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। पर जब तक वो फोर्स लगा रखा है, तब तक बॉडी थोड़ी सी तो चेंज हो चुकी है। या तो उसकी लंबाई खिंच गई या दब गई, या वॉल्यूम कम है, जब तक फोर्स लगा रखा है कम है, फोर्स हटा दे अपनी वैल्यू पे आ जाएगा। कुछ तो चेंज हुआ है। ऐसी चेंज बॉडी, जब हमने उसको फोर्स लगा रखा है, उसने अपना रूप बदल रखा है जरा देर के लिए, जैसे हम फोर्स हटा लेंगे तो वापस आ जाएगा अपनी वैल्यू पे। ऐसी बॉडी बोलते हैं डिफॉर्म्ड बॉडी। और इसके लिए हमने जो फोर्स लगा रखा है इज कॉल्ड डिफॉर्म्ड फोर्स। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे डिफॉर्मिंग
फोर्स, पहली हेडिंग, चैप्टर नाम डाल दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फर्स्ट हेडिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, बस डिफॉर्मिंग फोर्स लिखिए, सुन लेना अच्छी तरह। व्हेन ए बॉडी इज नाइदर फ्री टू मूव और नॉर फ्री टू रोटेट, देन ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट देयर इज ए चेंज इन इट्स length or volume or shape. This changed body is called deformed body, and applying force is now called deforming force. Okay? Elasticity. Elasticity. डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाते ही जो वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गई, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। ओके, लिखिए, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। Okay? Elastic limit. बच्चों, फोर्स को और बढ़ा दिया हमने, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो और बैंड होगी, फोर्स हटाया तो वापस आ गई, ठीक है। इलास्टिसिटी का गुण उसमें विद्यमान है। मैंने और ज़्यादा इतना फोर्स लगा दिया कि उसको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, और फोर्स हटाया तो थोड़ी बहुत वापस आई, बाकी परमानेंट चेंज ही रहेगी बेचारी। इसका मतलब अब इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो अब ख़त्म हो रही है। तो प्यारे बच्चों, जब तक बॉडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करने लायक है, वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट। ये अपर लिमिट है। जब तक इलास्टिसिटी का गुण, यानी उसके वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू रिगेन करने की प्रॉपर्टी विद्यमान है, एग्जिस्ट, इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो इसमें आप लिखेंगे, इलास्टिक लिमिट इज दैट अपर लिमिट अंडर विच प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज एग्जिस्ट। ओके, इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस, यहां बच्चे बहुत भारी गलतियां करते हैं। एक बॉडी को अगर खींचा एल लेंथ की, और वो इतनी खींची, और स्मॉल लेंथ या चलो डेल्टा एल लेंथ, वो स्ट्रेच। अब इलास्टिक लिमिट कंटिन्यू है, यानी कि फोर्स को हटाते ये वापस अपनी वैल्यू रिगेन कर लेगी। इस समय जो उस पर फोर्स लगा हुआ है, खींच के हमने रोका हुआ है, अगर रोका हुआ है तो नेट फोर्स 0 है, यानी हमारे अप्लाइड फोर्स को कोई ना कोई तो कैंसिल कर रहा है और निसंदेह करेगा। कि अगर हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो यही तो जिम्मेदार है ना वापस आने के लिए, और इस समय इसको बैलेंस करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अप्लाइंग फोर्स as well as deforming force, but this is restoring force या restitution force। restoring बोलना ज़्यादा बेहतर है। वापस लाने वाले फोर्स, अपने ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करने वाले फोर्स। हाँ, ये बात अलग है कि जो फोर्स हमने लगा रखा उतना ही ये भी है कि बैलेंस हो रहा है, ये बात अलग है। पर सब ये थोड़ी कि हम बोलना ऐसे बोल देंगे, उससे बोलना उससे बोल देंगे, ऐसे ना। स्ट्रेस का कनेक्शन इन फोर्स से है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, इससे नहीं है, भले इसका मैग्नीट्यूड उसके इक्वल हो। अच्छी तरह सुन लेना इस बात को, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है, इज कॉल्ड स्ट्रेस।
ओके, जब एक बॉडी को डिफॉर्म कर दिया गया है तो उसका जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं, यूनिट एरिया पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इज कॉल्ड स्ट्रेस। भले ही इन रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अप्लाइंग फोर्स के बराबर ही क्यों ना हो, होती हैं, पर आप रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो स्ट्रेस, कोई डायग्राम बनाओ तो बना लो, ए एरिया शो कर देना, ठीक है, और फॉर्मूला लिख देना, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक। और उसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखना है, सुने ढंग से। When a body is deformed, then internal restoring forces acting on unit area of body is called stress. Unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन न्यूटन की, याद है डायमेंशन पढ़ रहे थे आप, बार बार कहते सर ये क्या है, ये क्या है, मैंने आने दो वक्त उनका, अभी वही पढ़ो जो 10th में आप जिसके भली भांति जानते हो, ठीक है। अब आ रहे हैं, देखो स्ट्रेस अब पता चल रहा है, इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल, बहुत कुछ आएगा। इत्मीनान से पढ़ते रहना, खुश होकर पढ़ते रहना बस, ओके। डायमेंशन, प्यारे बच्चों, तुरंत एकदम अपनी कॉपी में एक बॉक्स बना के लिख दो जय हिंद, ताकि आपको याद रहे कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको जय हिंद लिख के भेजना है। अच्छी तरह सुन लेना और किसी को शेयर मत करना, कि बहुत सारे बहुत तेज तर्रार बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख ही नहीं रहे, वो हमारे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा ऐसे कितने बच्चे हैं। तुरंत वीडियो ख़त्म होते ही जय हिंद लिख के भेजना है, ओके। डायमेंशंस, ML-T-2 अपॉन L2 is equal to ML-1 T-2, ठीक है। पार्ट ए लिखे। अब ये चेंज होती है, ये 2-3 प्रकार से हो सकता है, होता लंबाई चेंज हो रही हो, होता वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, होता शेप चेंज हो रही हो डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण। अगर लंबाई चेंज हो रही हो तो उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। सुना ढंग से, क्योंकि इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ही है, ये भी क्योंकि स्ट्रेस ही है, पर केवल उस पर्टिकुलर वक्त पर जब केवल लंबाई चेंज की गई, ठीक है। लिखेंगे, सुने ढंग से। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या ऐसे लिखना, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से लिख देना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल restoring forces acting on unit area when length of body is changed under deforming force, okay। इसके दो पर्टिकुलर नाम दिए हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या है कि हमने इसमें तो लिखा व्हेन लेंथ इज चेंज, टेंसाइल में क्या है, लेंथ इज इंक्रीज्ड, और कंप्रेसिव में लेंथ इज डिक्रीज्ड, बस। तो इसलिए आप इनके पार्ट में ध्यान दें, टेंसाइल, कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूड में चाहे वो लंबाई बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, दोनों आ गई, इसलिए इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज मत करना, बस चेंज इन जो मैंने बोला। मैं एक बार और बोल देता हूँ,
longitudinal stress is defined as the internal restoring forces acting on unit area when length of body is changed under deforming force. ये लिख देना और भेजे में डाल देना. अगर कभी टेंसाइल आ गया तो चेंज इन लेंथ की जगह इंक्रीज इन लेंथ लिखना है, बस पूरी परिभाषा हो जाएगी. और कंप्रेसिव आ गया तो चेंज इन लेंथ की जगह डिक्रीज इन लेंथ लिखना है, बस. ठीक है, भेजे में रखना, बस लिखने की जरूरत नहीं है. बस पार्ट बी, हाइड्रोस्टैटिक. Stress. It is defined as the internal restoring forces acting on unit area when volume of body is changed under deforming force. Okay? Part C. Shear या टेंजेंट, shear और टेंजेंट stress. It is defined as the internal restoring forces acting on unit area when shape of body change under deforming force. Okay? इसके बाद आप अगली वीडियो के लिए हेड डालना है स्ट्रेन. अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें. हर वीडियो जिस दिन आपको मिलेगी उसी दिन की रात के 12 बजे वो प्राइवेट हो जाएगी. आपको उसी दिन वीडियो देखनी होगी. ओके, जो मैंने बीच में कहा था उसका भी ध्यान रखना. ओके, जय हिंद.